हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिशा क्लासेस। उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियोस और कंटेंट आपको पसंद आ रहा होगा। मेरी वीडियोस आपको किसी न किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में ज़रूर हेल्पफुल होंगी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 11th क्लास की बिज़नेस स्टडीज़ का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। आज का हमारा टॉपिक है इम्पोर्ट ट्रेड प्रोसीजर एंड डॉक्यूमेंट्स। इम्पोर्ट ट्रेड करने का क्या प्रोसीजर है, क्या क्या स्टेप्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं और इम्पोर्ट ट्रेड में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, तो ये हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहले बात कर लेते हैं इम्पोर्ट ट्रेड क्या होती है। ये टॉपिक हमारा है 11th क्लास की बिजनेस स्टडीज़ का और बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। या तो आपसे पूछ लेगा इम्पोर्ट ट्रेड के प्रोसीजर में क्या क्या स्टेप्स हैं या कौन से डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी हैं इम्पोर्ट ट्रेड में। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर हम इम्पोर्ट ट्रेड की बात करें, इट रेफर्स टू परचेजिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम अनदर कंट्री एंड ब्रिंगिंग देम इनटू वंस ऑन कंट्री। ये कह रहा है अगर हम इम्पोर्ट ट्रेड की बात करें, जब एक कंट्री दूसरी कंट्री से गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करती है और उन्हें परचेज करके अपनी कंट्री में लेके आती है, तो उसे हम बोलते हैं इम्पोर्ट ट्रेड। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया ने कुछ भी परचेज किया बाहर की फॉरेन कंट्री से, चाइना से, रशिया से, यूएसए से, कनाडा से, कहीं से भी कोई भी आइटम अगर परचेज करके वो इंडिया में लेके आती है तो वो क्या कहलाएगी, इम्पोर्ट ट्रेड। क्योंकि उसने क्या किया है, उस आइटम को दूसरी कंट्री से परचेज करके इंडिया में उसको क्या किया है, इम्पोर्ट। क्लियर? तो ये हमारी होती है इम्पोर्ट ट्रेड। एन इंडियन इम्पोर्टर हैज़ टू फॉलो द फॉलोइंग प्रोसीजर वाइल इम्पोर्टिंग गुड्स। ये कह रहा है अगर हम इंडिया के इम्पोर्टर की बात करें कि इंडिया में कोई बिजनेसमैन है, कोई इम्पोर्टर है, अगर उसे कोई भी गुड्स बाहर की फॉरेन कंट्री से इंडिया में इंपोर्ट करनी है तो उसे क्या प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, तो उस प्रोसीजर को हम आज की वीडियो में स्टडी करेंगे। तो सबसे फर्स्ट स्टेप हमारा होगा ट्रेड इंक्वायरी। ट्रेड इंक्वायरी का मतलब है कि जब किसी भी इंडियन इम्पोर्टर को कोई भी आइटम फॉरेन से इंपोर्ट करनी है तो सबसे पहले वो क्या करेगा, ट्रेड से रिलेटेड इंक्वायरी। ट्रेड से रिलेटेड इंक्वायरी का मतलब है वो पहले तो ये देखेगा कि जो आइटम उसे चाहिए वो किस कंट्री में अवेलेबल है, कौन से कंट्रीज़ में वो आइटम मिलती है, उन कंट्रीज़ में कौन कौन एक्सपोर्टर्स हैं जो उस आइटम में डील करते हैं और जो उसका एक्सपोर्ट करेंगे। उन जो एक्सपोर्टर्स की डिटेल्स निकालेगा कि किस प्राइस पे वो उसे अवेलेबल करवा रहे हैं, क्या उनकी डिलीवरी की टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, क्या उनका क्वांटिटी या साइज़ वो देंगे। तो ट्रेड से रिलेटेड सारी इंक्वायरी वो करेगा सबसे पहले। इम्पोर्टर कोई भी आइटम को इम्पोर्ट करने से पहले ट्रेड से रिलेटेड इंक्वायरी करेगा, किस कंट्री में वो आइटम अवेलेबल है, कौन कौन वहाँ के एक्सपोर्टर्स हैं जो उसे वो आइटम प्रोवाइड करवा सकते हैं, क्या उनका प्राइस है, क्या उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। क्लियर? उसके बाद जब हमने इंक्वायरी कर ली, सेकेंड स्टेप हमारा होगा ऑब्टेनिंग द इम्पोर्ट लाइसेंस। अगर हम कुछ आइटम्स की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ आइटम्स को इंडिया में बैन कर रखा है कि आप उनको डायरेक्टली इंपोर्ट नहीं कर सकते। अगर आपको वही आइटम इंपोर्ट करनी है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैन कर रखी है तो सबसे पहले आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इंपोर्ट लाइसेंस लेना पड़ेगा कि मैं इस आइटम को इंपोर्ट करना चाहता हूँ और इसको इंपोर्ट करने के लिए मुझे आप इंपोर्ट लाइसेंस दे दो। अगर आपकी आइटम वही है जो बैन कर रही हुई है इंडिया की गवर्नमेंट ने, तो आप पहले उसके लिए क्या करेंगे, इंपोर्ट लाइसेंस लेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। अब आपने लाइसेंस भी ले लिया। अब तीसरी चीज़, थर्ड स्टेप हमारा क्या होगा, ऑब्टेनिंग द फॉरेन एक्सचेंज। अब आपको फॉरेन एक्सचेंज, जो फॉरेन करेंसी जिसमें आपको पेमेंट करनी है, वो कलेक्ट करनी है। क्योंकि जब आप किसी बाहर वाली कंट्री से कोई भी आइटम परचेज कर रहे हैं तो आपको पेमेंट भी किस करेंसी में करनी पड़ेगी, जो उस कंट्री की करेंसी है, जो उस कंट्री में करेंसी चलती है, तो आपको उस करेंसी को परचेज करना पड़ेगा। इसका मतलब है ऑब्टेनिंग फॉरेन एक्सचेंज। पहले क्या होता था, हर एक कंट्री का जो सेंट्रल बैंक होता था, जैसे इंडिया का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया,
वही आपको फॉरेन एक्सचेंज अवेलेबल करवाता था, वहीं जाके आप फॉरेन एक्सचेंज ले सकते थे, कोई भी फॉरेन करेंसी अगर आपको चाहिए तो वहाँ जाके आप ले सकते थे। लेकिन 1991 के बाद जब से लिबरलाइजेशन की पॉलिसी आई थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को इस्टेब्लिश किया। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जाके आप किसी भी फॉरेन करेंसी को परचेज़ या सेल कर सकते हो फ्रीली। क्लियर? तो अब जो भी इम्पोर्टर है उसे पेमेंट के लिए जो भी फॉरेन करेंसी चाहिए वो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जाके उसे परचेज़ करेगा, ताकि उसके पास पहले ही वो करेंसी अवेलेबल हो जाए, क्योंकि करेंसीज़ के प्राइजेस क्या होते रहते हैं, अप एंड डाउन। जब आपने इंपोर्ट लाइसेंस भी ले लिया, ट्रेड की इंक्वायरी भी कर ली और आपने फॉरेन करेंसी भी ऑब्टेन कर ली, अब फोर्थ स्टेप हमारा क्या होगा, प्लेसिंग एन इंडेंट और ऑर्डर। अब इम्पोर्टर फाइनली क्या करेगा, जब उसके पास सारी चीज़ें अवेलेबल हो गई, अब वो ऑर्डर प्लेस करेगा एक्सपोर्टर के साथ। जब वो ऑर्डर प्लेस करेगा तो उसमें सारी चीज़ें बताएगा कि किस टाइप का उसे प्रोडक्ट चाहिए, कितनी क्वांटिटी चाहिए, क्या प्राइस चाहिए, क्या पैकेजिंग चाहिए, डिलीवरी का टाइम क्या होगा, इंश्योरेंस की इंस्ट्रक्शंस क्या होगी, वो सारी चीज़ें अपने ऑर्डर में मेंशन करेगा। और ऑर्डर की एक इम्पॉर्टेंट बात क्या है, जब आप ऑर्डर प्लेस करोगे उस गुड्स के लिए, उन आइटम्स के लिए, तो वो ऑर्डर आपको इंटरनेशनल लैंग्वेज में करना पड़ेगा, जो लैंग्वेज एक्सपोर्टर को समझ आती है, ताकि वो आपके ऑर्डर को अच्छे से समझ के अच्छे से गुड्स को डिलीवर कर सके। क्लियर? अगर हम ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर दो टाइप के होते हैं, एक है ओपन इंडेंट और दूसरा हमारा है क्लोज इंडेंट। ओपन इंडेंट क्या होता है? ओपन इंडेंट वो ऑर्डर होता है जिसमें सारी डिटेल्स, मतलब हम नहीं देते कि भी क्या टाइमिंग होगा, क्या प्राइस होगा, क्या क्वांटिटी होगी, क्या टाइप होगा, क्या पैकेजिंग की डिटेल्स है, क्या इंश्योरेंस की। ओपन वाले में हम बहुत कम इन्फॉर्मेशन डालते हैं, वेरी लिटिल इन्फॉर्मेशन इज़ मेंशन्ड। जैसे सिर्फ आप क्वांटिटी डाल दोगे कि मुझे इतनी क्वांटिटी चाहिए, इस टाइप का प्रोडक्ट चाहिए, डिलीवरी डेट क्या होगी, पैकेजिंग कैसे होगी, इंश्योरेंस की डिटेल्स क्या होंगी, वो सारी आप किसके ऊपर छोड़ देते हो, एक्सपोर्टर के ऊपर। उसे बोलते हैं ओपन इंडेंट, कि आपने उसकी मर्जी के ऊपर छोड़ रखा है बाकी डिटेल्स को। बहुत कम इन्फॉर्मेशन जो इंपॉर्टेंट है कि भी कितनी क्वांटिटी चाहिए, किस टाइप का प्रोडक्ट चाहिए, वो आप मेंशन कर देते हो ऑर्डर में। लेकिन अगर हम दूसरे टाइप की बात करें जो है क्लोज्ड इंडेंट, क्लोज्ड ऑर्डर्स कौन से होते हैं, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, उसमें आप जितनी भी डिटेल्स हैं, जितनी भी इंफॉर्मेशन है आपके ऑर्डर से रिलेटेड, कि क्या प्राइस, क्या क्वांटिटी, क्या टाइप, कैसी पैकेजिंग चाहिए, क्या डिलीवरी का टाइम चाहिए, क्या इंश्योरेंस की इंस्ट्रक्शंस होंगी, वो सारी चीज़ें जब आप ऑर्डर में मेंशन करते हैं तो उसे हम बोलते हैं क्लोज्ड इंडेंट। क्लियर? ये हमने ऑर्डर प्लेस कर दिया। ऑर्डर प्लेस करने के बाद फिफ्थ हमारा स्टेप होता है सेंडिंग लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट को LC भी बोला जाता है। क्लियर? जब हम इंटरनेशनल ट्रेड की बात कर रहे हैं तो जो एक्सपोर्टर है जो हमें वो गुड्स देगा और जो इम्पोर्टर है इंडिया का जिसे वो गुड्स चाहिए, तो क्या इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर आपस में एक दूसरे को जानते हैं? क्या वो पर्सनली एक दूसरे के टच में हैं? नहीं। तो जो हमारा एक्सपोर्टर है जो हमें गुड्स अवेलेबल करवाएगा, दूसरी कंट्री में बैठा है, तो उसके माइंड में हमेशा एक डाउट होता है अपनी पेमेंट को लेके, कि क्या इम्पोर्टर गुड्स को मिलने के बाद उसकी पेमेंट कर देगा या नहीं, कहीं उसको लॉस तो ना हो जाए। तो उसके माइंड में जो डाउट है उसको सेटिस्फाई करने के लिए एक लेटर ऑफ क्रेडिट भेजा जाता है। लेटर ऑफ क्रेडिट जो इम्पोर्टर है उसकी क्रेडिट वर्दीनेस का एक सर्टिफिकेट आप कह सकते हो, कि भी हमारा जो इम्पोर्टर है इंडिया का, हम उसके लिए ये लिख के दे देते हैं कि भी उसकी क्रेडिट वर्दीनेस सही है, वो एक्सपोर्टर को पेमेंट कर देगा। तो ये लेटर ऑफ क्रेडिट जो क्रेडिट वर्दीनेस का एक हम कह सकते हैं डॉक्यूमेंट है, एक प्रूफ है, एक प्रॉमिस टाइप है, तो ये कौन बना के देगा? अब अगर कोई भी इम्पोर्टर के बेसिस पे उसका रिलेटिव कह दे एक्सपोर्टर को कि भी हाँ इसके बिहाफ पे मैं पेमेंट कर दूंगा, तो क्या एक्सपोर्टर उसको बिलीव करेगा? कि भी मुझे क्या पता इम्पोर्टर या उसके रिलेटिव्स कैसे हैं। तो उसको चाहिए एक ऐसा इंस्टीट्यूशन या हम कह सकते हैं ऐसा ट्रस्टवर्दी पर्सन जो उसके लिए गारंटी ले ले एक्सपोर्टर के लिए कि भी आपकी पेमेंट टाइम पे हो जाएगी। तो जो ये लेटर ऑफ क्रेडिट है ये इशू करता है इम्पोर्टर का बैंक। जो भी इंडिया में बिजनेसमैन है जिसको वो गुड्स चाहिए, उस इम्पोर्टर का जो बैंक है वो ये एक प्रॉमिस करता है, एक रिटन प्रॉमिस करता है जिसे हम लेटर ऑफ क्रेडिट बोलते हैं। एक रिटन प्रॉमिस बनाता है, उसमें वो लिखता है कि इस बंदे के बिहाफ पे, इम्पोर्टर के बिहाफ पे हम आपका बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट कर लेंगे जितने भी फिक्स्ड अमाउंट का वो होगा। तो यहाँ कौन गारंटी दे रहा है इम्पोर्टर की एक्सपोर्टर को? इम्पोर्टर का बैंक।
और कैसे दे रहा है? रिटर्न में। रिटर्न में ही वो एक लेटर बना के देता है जिसे लेटर ऑफ क्रेडिट बोला जाता है। वो रिटर्न में प्रॉमिस करता है कि इंपोर्टर के बिहाफ पे मैं आपका बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट कर लूँगा और आपके जो भी गुड्स की पेमेंट होगी वो मैं आपको पे कर दूँगा। क्लियर? और लेटर ऑफ क्रेडिट ऐसा नहीं है कि भी इंडिया वाले जो जितने भी बैंक है वो किसी भी पर्सन को दे देते हैं। जो भी इंपोर्टर है, जो भी कस्टमर है, अगर उसकी रेपुटेशन बैंक में अच्छी है तो जो वेल रेप्यूटेड पर्सन्स होते हैं उनको ही बैंक लेटर ऑफ क्रेडिट बना के देता है। उन्हीं के बिहाफ पे वो प्रॉमिस करता है या गारंटी उन्हीं की लेता है। क्लियर? अब बात कर लेते हैं जो हमारा लेटर ऑफ क्रेडिट है वो भी 2 टाइप्स के हैं। 2 टाइप के कौन से हैं? फर्स्ट है डॉक्यूमेंट्री लेटर ऑफ क्रेडिट। डॉक्यूमेंट्री लेटर ऑफ क्रेडिट का क्या मतलब है? बैंक भी अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए या तो डॉक्यूमेंट्री लेटर ऑफ क्रेडिट बना सकता है। डॉक्यूमेंट्री का मतलब है कि भी बैंक अपने उस प्रॉमिस में जो भी लेटर उसने बनाया है उस लेटर में एक ऐड कर देता है क्लोज को। उसका क्लोज क्या ऐड करता है कि भी जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे, आइटम्स जो भी हमारी गुड्स एक्सपोर्ट होंगी, इंपोर्ट होगी इंडिया में, उनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, गुड्स का जो बिल होगा, बिल ऑफ लेडिंग होगा, इंश्योरेंस पॉलिसी होगी, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स एक्सपोर्टर को बोलता है कि हम इसके बिहाफ पे जब गारंटी ले रहे हैं तो आप सारे डॉक्यूमेंट्स गुड्स से रिलेटेड किसको सेंड करोगे? बैंक को। तो वो क्या करता है एक्सपोर्टर, जितने भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सारे किसको सेंड करता है? बैंक के पास। और बैंक में से फिर वो इंपोर्टर उन डॉक्यूमेंट्स को लेके आता है। क्लियर? ये होता है डॉक्यूमेंट्री लेटर ऑफ क्रेडिट कि डॉक्यूमेंट्स कहाँ आएंगे? बैंक में। दूसरा जो लेटर ऑफ क्रेडिट होता है, अगर हमारा कोई ऐसा बैंक का कस्टमर है जो बहुत ही रेपुटेशन वाला है और अच्छा कस्टमर है, उसकी डीलिंग्स अच्छी है, कभी भी उसने फ्रॉड वगैरह नहीं करा, तो उसको बैंक क्लीन लेटर ऑफ क्रेडिट भी इशू कर सकता है। क्लीन जैसे नाम से ही पता चल रहा है, इसमें बैंक कोई भी कंडीशन नहीं रखता। जो भी गुड्स के डॉक्यूमेंट्स हैं उनसे रिलेटेड बैंक बोलता है कि भी मैं इसके बिहाफ पे बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट कर लूँगा और आप जो डॉक्यूमेंट्स हैं गुड्स या प्रोडक्ट से रिलेटेड वो डायरेक्टली आप किसको भेज देना? इंपोर्टर को ही भेज देना, क्योंकि हमें इंपोर्टर के ऊपर पूरा ट्रस्ट है। तो यहाँ जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं गुड्स से रिलेटेड वो किसके पास आते हैं? इंपोर्टर के पास। लेकिन यहाँ जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं गुड्स से रिलेटेड वो सारे किसको सेंड किए जाते हैं? बैंक को, जो बैंक उसके बिहाफ पे गारंटी ले रहा है। क्लियर? तो 2 टाइप के हमारे पास लेटर ऑफ क्रेडिट है जो बैंक इशू करता है इंपोर्टर के बिहाफ पे, क्योंकि एक्सपोर्टर को नहीं पता कि भी इंपोर्टर की क्या फाइनेंशियल कंडीशन है, कैसा वो इंसान है, क्या उसकी रेपुटेशन है, क्या उसकी क्रेडिट वर्थीनेस है। तो उसके माइंड में हमेशा डाउट रहता है पेमेंट को लेके, और उस डाउट को सेटिस्फाई करने के लिए इंपोर्टर क्या करता है? लेटर ऑफ क्रेडिट भेजता है। तभी हमारा एक्सपोर्टर हमें गुड्स भेजेगा जब उसे बैंक की तरफ से लेटर ऑफ क्रेडिट चला जाता है, जब बैंक रिटर्न में प्रॉमिस कर देता है कि वो उसके बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट कर लेगा। क्लियर? जब आपने लेटर ऑफ क्रेडिट भी भेज दिया, अब क्या होगा? 6 स्टेप, अरेंजमेंट एंड शिपमेंट ऑफ गुड्स बाय एक्सपोर्टर। अब एक्सपोर्टर के पास आपका ऑर्डर भी जा चुका है, उसके पास उसको पता है क्या क्वांटिटी चाहिए, किस टाइप के प्रोडक्ट चाहिए, ऑर्डर भी जा चुका है, लेटर ऑफ क्रेडिट भी जा चुका है, अब उसे पेमेंट की भी सेटिस्फेक्शन है। अब हमारे एक्सपोर्टर का काम है कि उन गुड्स को, जो भी हमने आइटम्स मांगी हैं उससे, उनकी अरेंजमेंट करना, उनकी पैकेजिंग करना और उनकी शिपमेंट करना। क्लियर? उन्हें शिपमेंट करके इंडिया तक पहुंचाना, ये काम किसका है? एक्सपोर्टर का। तो एक्सपोर्टर क्या करेगा? जो भी गुड्स हमने मेंशन करी है हमारे ऑर्डर में उनको अरेंज करेगा, उनकी पैकेजिंग करेगा, और शिपमेंट करने में अगर वो उसे खुद नॉलेज है पूरे प्रोसेस की कि कैसे शिपमेंट की जाती है तो वो खुद भी पूरा प्रोसेस कर सकता है। अदरवाइज शिपमेंट के लिए वो एक फॉरवर्डिंग एजेंट को हायर कर सकता है। ये फॉरवर्डिंग एजेंट होते हैं जो आपके प्रोडक्ट्स को, गुड्स को फॉरवर्ड करेंगे दूसरी कंट्रीज़ में, जो शिपमेंट का सारा काम आपको करके देंगे। तो एक्सपोर्टर क्या कर सकता है? या तो खुद ये सारा प्रोसीजर कर सकता है या फिर फर्दर प्रोसीडिंग्स के लिए वो फॉरवर्ड एजेंट को हायर कर सकता है। अब फॉरवर्ड एजेंट क्या क्या करेगा? फॉरवर्ड एजेंट सबसे पहले अरेंज करेगा शिपमेंट ऑफ गुड्स के लिए, वो आपकी गुड्स की शिपमेंट के लिए अरेंजमेंट करेगा, और 2 डॉक्यूमेंट्स वो आपको तैयार करके देगा। एक तो वो आपको बिल ऑफ लेडिंग देगा कि मैंने आपके गुड्स की शिपमेंट कर दी और ये बिल ऑफ लेडिंग है कि मैंने उनको लोड करवा दिया। दूसरा वो मेराइन इंश्योरेंस पॉलिसी जो भी एक्सपोर्टर के बिहाफ पे लेगा उसको भी वही परचेज करेगा
क्योंकि जब शिप के थ्रू गुड्स जाती हैं पानी में तो उनमें क्या होता है, रिस्क होता है। तो उस रिस्क से बचने के लिए मैराइन इंश्योरेंस पॉलिसी ली जाती है। तो आपका जो फॉरवर्डिंग एजेंट है, फॉरवर्डिंग एजेंट आपकी गुड्स की शिपमेंट करेगा और 2 डॉक्यूमेंट्स आपको सेंड करेगा। एक तो बिल ऑफ लेडिंग कि मैंने शिपमेंट करवा दी, और दूसरा आपकी मैराइन इंश्योरेंस पॉलिसी कि मैंने उनका इंश्योरेंस भी करवा दिया, रिस्क से भी फ्री है। उसके बाद जब वो दोनों ही डॉक्यूमेंट्स एक्सपोर्टर को मिल जाएंगे, क्योंकि ये दोनों डॉक्यूमेंट्स उसने शिपमेंट कर दी, एक्सपोर्टर को मिल गए, फिर उसके बाद एक्सपोर्टर बनाएगा बिल। अब वो फाइनली अपना इनवॉइस या जिसे हम बोलते हैं बिल तैयार करेगा कि भी कितना टोटल खर्चा उसका लगा है, जो भी कॉस्ट है उसके गुड्स की, मैराइन इंश्योरेंस पॉलिसी का, शिपमेंट का, जो भी एक्सपेंसेस उसने बियर करे हैं, जो भी उनकी डील है ऑर्डर के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, अब अपना बिल तैयार करेगा और बिल ऑफ एक्सचेंज को तैयार करेगा कि भी इतने का मेरा बिल बन रहा है और ये बिल ऑफ एक्सचेंज मैंने बना दिया। वो करने के बाद वो क्या करेगा, या तो अपना कोई जो भी उसका फॉरेन बैंक है कंट्री का, उसके थ्रू हमारी कंट्री में उन डॉक्यूमेंट्स को भेजेगा, बिल को भी भेजेगा, बिल ऑफ एक्सचेंज को भी भेजेगा। क्लियर, सारे डॉक्यूमेंट्स को अब कहाँ सेंड करेगा, इंडिया में, ताकि इंपोर्टर को वो मिल जाए। क्लियर, अब क्या है, अब जब शिपमेंट हो गई, हमारे पास बिल भी इंडिया में आ गया, तो अब इंपोर्टर का काम है, इंपोर्टर को अब ऑब्टेनिंग द डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। अब जो बिल है, बिल पे तो हमारा नाम होता है कि भी ये हमारी गुड्स, ये हमारी हैं, तो गुड्स से रिलेटेड जो बिल है वो क्या है, हमारा डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, जिस पे हमारा नाम लिखा हुआ है कि भी ये हमारी गुड्स हैं। तो अब जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो उसने इंडिया में भेज दिए। अब इंपोर्टर का काम है, इंडिया में जो इंपोर्टर है जिसको वो गुड्स चाहिए, उन डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल्स को ऑब्टेन करना। तो जब डॉक्यूमेंट्स उसने सेंड किए हैं इंडिया में एक्सपोर्टर ने, तो 2 तरीके से कर सकता है, या तो वो डायरेक्टली इंपोर्टर को सेंड कर देगा, इंपोर्टर को अगर मिल जाएंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। दूसरा क्या है, दूसरा जो हमने लेटर ऑफ क्रेडिट पढ़ा था कि भी कई बार बैंक में डॉक्यूमेंट्स आते हैं, इंपोर्टर का जो बैंक है जिसने उसके बिहाफ पे प्रॉमिस किया था कि मैं बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट कर लूँगा, तो दूसरा है कि वो जो जितने भी हैं डॉक्यूमेंट्स वो कहाँ आए होंगे, इंपोर्टर के बैंक में, इंपोर्टर को वहाँ से कलेक्ट करने पड़ेंगे। तो इंपोर्टर जब उनको लेने जाएगा तो 2 कंडीशंस हो सकती हैं, या तो हो सकता है रिलेटेड विद पेमेंट। 2 टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, अगर कोई भी टर्म एंड कंडीशन नहीं है तो आप क्या करोगे, आपके पास डायरेक्टली वो गुड्स आ गई, आप पेमेंट कर दोगे। लेकिन अगर वो आपके बैंक में आई हैं तो बैंक में भी आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, देयर कैन बी 2 मोड्स ऑफ मेकिंग पेमेंट। एक तो है कैश पेमेंट कि आप बैंक में जाओ, बैंक को जितने का भी वो बिल वगैरह है आप उतना कैश बैंक को दे दो और वो आपको डॉक्यूमेंट्स दे देंगे। पहला तरीका तो है ये डॉक्यूमेंट्स को लेने का। दूसरा तरीका क्या है, डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस। दूसरा तरीका है कि भी आप डॉक्यूमेंट्स ले लो और जो बिल ऑफ एक्सचेंज है उसको क्या कर लो, एक्सेप्ट। तो 2 ऑप्शंस हैं इंपोर्टर के पास कि बैंक में जाए, बैंक को या तो कैश पेमेंट कर दे और उनसे डॉक्यूमेंट्स ले ले, या फिर बैंक में जाके जो भी बिल ऑफ एक्सचेंज है उसको एक्सेप्ट कर ले और अपने डॉक्यूमेंट्स को रिसीव कर ले। और दूसरा तरीका, अगर डायरेक्टली उसको मिल रहे हैं तो उसे डायरेक्टली पेमेंट करनी पड़ेगी एक्सपोर्टर को। क्लियर, और अगर जो हमारा एक्सपोर्टर है वो बैंक के थ्रू ही डॉक्यूमेंट्स को भेजता है, डायरेक्टली नहीं भेजता, तो हमारा जो एक्सपोर्टर है वो एक एडवाइस लेटर भेजता है इंपोर्ट ट्रेडर को। एडवाइस लेटर में वो बताता है कि मैंने आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं टाइटल के वो आपके बैंक में सेंड कर दिए हैं और आप वहाँ से जाके उन्हें कलेक्ट कर लो। तो उसे हम बोलते हैं एडवाइस लेटर टू इंपोर्ट ट्रेडर, कि वो एक एडवाइस लेटर भेज रहा है इंपोर्ट ट्रेडर को कि आपके डॉक्यूमेंट्स आपकी कंट्री में, आपके बैंक में पहुँच चुके हैं, वहाँ से जाके कलेक्ट कर लो। अब यहाँ हमारी गुड्स शिपमेंट भी हो गई है उनकी और हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स थे डॉक्यूमेंट्स भी आ चुके हैं। अब जब डॉक्यूमेंट्स आ गए तो डॉक्यूमेंट्स के बाद अब हमें क्या करना है, उन गुड्स को पोर्ट से जाके क्लियर करवाना है। क्लियर, पोर्ट पे ही आएंगे हमारे जो भी गुड्स हैं, उनको जाके वहाँ क्या करना है, क्लियर करवाना है। तो उनको क्लियर करवाने के लिए अगर इंपोर्टर को इंपोर्ट प्रोसीजर की सारी नॉलेज है तो वो खुद पोर्ट पे जाके जो भी उसकी फॉर्मेलिटीज़ हैं उनको फुलफ़िल करके अपने गुड्स को रिसीव कर सकता है। दूसरा तरीका उसके पास क्या है, अगर उसको प्रोसेस की पूरी नॉलेज नहीं है तो वो एक क्लियरिंग एजेंट को अपॉइंट कर सकता है। क्लियरिंग जो उसके गुड्स को पोर्ट पे जो भी अथॉरिटीज़ हैं उनसे क्लियर करवा के देगा। तो हमने क्या करना है, क्लियरिंग एजेंट को अपॉइंट कर लेना है कि वो हमारे गुड्स को पोर्ट की अथॉरिटीज़ से
क्लियर करवा के दे देगा। क्लियर। अब हम जो भी हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, 2 डॉक्यूमेंट्स हैं, एक तो मेराइन इंश्योरेंस पॉलिसी है, अगर गुड्स को कुछ ना हुआ होगा तो हम मेराइन इंश्योरेंस पॉलिसी दे देंगे अगर कुछ भी रिस्क होगा, और दूसरा बिल जो हमारे पास आया है, वो दोनों ही डॉक्यूमेंट्स हम किसको दे देंगे, क्लियरिंग एजेंट को। क्लियरिंग एजेंट उन दोनों डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे अब हमारे गुड्स को क्या करवाएगा, क्लियर। तो क्लियर करवाने के लिए अब वो जाएगा क्लियरिंग द गुड्स। जब वो क्लियरिंग एजेंट गुड्स को क्लियर करवाने जाएगा तो उसे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफिल करना है, या हम कह सकते हैं फॉर्मेलिटीज़ हैं। वो फॉर्मेलिटीज़ क्या क्या हैं, सबसे पहले तो वो जाएगा कस्टम डिपार्टमेंट में, और वहाँ पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटीज़, वहाँ जाके सबसे पहले कस्टम ड्यूटी को पे करेगा, क्योंकि जब भी इंडिया में कोई भी चीज़ फॉरेन कंट्री से इंपोर्ट की जाती है तो उस पर कस्टम ड्यूटी लगती है, उस पर हमें एक टैक्स देना पड़ता है जिसका नाम है कस्टम ड्यूटी। तो सबसे पहले वो पेमेंट करेगा कस्टम ड्यूटीज़ की। कस्टम ड्यूटीज़ के लिए वो एक बिल ऑफ एंट्री फिल करेगा, बिल ऑफ एंट्री होता है, और उसकी 3 कॉपीज़ को फिल करेगा। 3 कॉपीज़ में वो जितना भी अमाउंट का हमारे आइटम्स हैं उनके अमाउंट के बेसिस पे डिसाइड कर लेगा कि भी इतनी कस्टम ड्यूटी बनती है, जो भी परसेंटेज है, 18% है किसी आइटम पे, किसी पे 20% है, तो उन रूल्स के अकॉर्डिंग वो कस्टम ड्यूटी निकाल लेगा कि भी मेरे गुड्स पे इतने अमाउंट के गुड्स हैं तो इतनी कस्टम ड्यूटी बनती है। तो उसके लिए 3 बिल ऑफ एंट्री प्रिपेयर करेगा, उन 3 में से एक तो कस्टम ड्यूटी वाले रख लेंगे और 2 कॉपीज़ आपको रिटर्न कर देंगे क्लियरिंग एजेंट को। क्लियरिंग एजेंट ने वहाँ कस्टम ड्यूटी पे कर दी, और अगर बाय चांस उसे नहीं पता कि भी जो हमारी आइटम्स हैं वो कितने कॉस्ट की है, जब उसे प्राइस ही नहीं पता तो वो कस्टम ड्यूटी किस बेसिस पे निकालेगा, तो वो क्या करेगा, बिल ऑफ साइट। बिल ऑफ साइट का मतलब है कि भी अभी कस्टम ड्यूटी डिसाइड नहीं हो सकती, वो गुड्स को देखेगा, उनके बाद उनकी प्राइस को डिसाइड करेगा और उसके बेसिस पे कस्टम ड्यूटी पे करेगा। तो 2 टाइप के बिल हो सकते हैं, या तो बिल ऑफ साइट अगर आपको नहीं पता कि भी क्या अमाउंट है, और दूसरा है बिल ऑफ एंट्री। अगर आपको अमाउंट पता है तो आप बिल ऑफ एंट्री करके जितनी भी कस्टम ड्यूटी बनती है वो पे कर दो। कस्टम ड्यूटी पे करने के बाद सेकंड स्टेप होता है गुड्स को क्लियर करवाने के लिए पेमेंट ऑफ डॉक ड्यूज़। उसके बाद हमारा जो क्लियरिंग एजेंट है वो जाएगा डॉक ड्यूज़ के डिपार्टमेंट में, वहाँ वो बनाएगा डॉक चालान, 2 कॉपी बनाएगा डॉक चालान की, उसमें डॉक चालान को फिल करके डॉक चालान की 2 कॉपीज़ में से जितनी भी डॉक के ड्यूज़ बनते हैं उनकी पेमेंट करेगा, और 1 कॉपी डॉक डिपार्टमेंट रख लेगा और दूसरी कॉपी वो उसको क्लियरिंग एजेंट को दे देंगे। तो सेकंड स्टेप है डॉक के ड्यूज़ को पेमेंट करना। जब उसने डॉक के ड्यूज़ दे दिए, अब 2 पेमेंट्स करनी थी, एक तो कस्टम ड्यूटी की, एक डॉक डिपार्टमेंट की, दोनों उसने पेमेंट कर दी। अब वो जाएगा शिपिंग कंपनी के पास कि भी आपकी शिप में मेरी आइटम्स आई हैं, उनकी डिलीवरी मुझे दे दीजिए। तो अब वो जाएगा इंडोर्समेंट फॉर डिलीवरी कि भी मुझे आप लेटर बना के दे दीजिए या साइन करके दे दीजिए कि ताकि मैं अपने गुड्स की डिलीवरी ले सकूँ आपके शिप के कैप्टन से। उसे हम बोलते हैं इंडोर्समेंट फॉर डिलीवरी, जब हम किसी पर्सन को अथॉरिटी दे देते हैं डिलीवरी लेने की। अब क्लियरिंग एजेंट बिल ऑफ लेडिंग लेके जाएगा, क्योंकि उसके पास बिल ऑफ लेडिंग है कि भी आपकी जो शिप है उसमें मेरे गुड्स लोड हुए हैं, और वहीं से आपको मिलता है बिल ऑफ लेडिंग। तो बिल ऑफ लेडिंग को लेके जाएगा शिपिंग कंपनी के पास कि आपकी शिप में मेरा माल है, और उस पर साइन करवा के लाएगा जो भी ऑफिसर है शिपिंग कंपनी का, ऑफिस में जो भी ऑफिसर है उसके साइन करवा के लाएगा, ताकि हम कैप्टन को दिखा के और अपने गुड्स को रिसीव कर लें। जो भी ये ऑफिसर है जो हमारे बिल ऑफ लेडिंग पे साइन करेगा उसको हम बोलते हैं इंडोर्समेंट फॉर डिलीवरी, कि आपको एक डिलीवरी लेने के लिए एक इंडोर्समेंट मिल गई कि भी ऑफिसर कह रहा है कि भी इसको डिलीवरी दे दो। क्लियर। या तो वो बिल ऑफ लेडिंग पे ही साइन कर देगा, या फिर वो आपको एक नया भी बना के दे सकता है, जैसे हम डिलीवरी ऑर्डर बोलते हैं कि वो नया एक डिलीवरी ऑर्डर बना के दे दे, और वो आप किसको दे देंगे, शिप के कैप्टन को, कि भी आपकी कंपनी से मैं डिलीवरी ऑर्डर लेके आया हूँ, आप मुझे मेरी गुड्स की डिलीवरी दे दो। ये किस लिए किया जाता है, ताकि शिपिंग कंपनी सेटिस्फाई हो जाए कि भी उसके जितना भी किराया है और जितने भी उसके एक्सपेंसेस हैं वो सारे उस पर्सन ने पे कर दिए हैं, ताकि वो डिलीवरी लेने से पहले अपनी सारी पेमेंट्स क्लियर करवा लें। इसलिए इंडोर्समेंट फॉर डिलीवरी करवाया जाता है, इसीलिए बिल ऑफ लेडिंग पे वो साइन करते हैं जब उन्हें लगता है कि भी हमारा किराया भी दे दिया है इन बंदों ने, और हमारे जो अदर एक्सपेंसेस थे वो भी इन्होंने पे कर दिए। फिर वो आपको इंडोर्समेंट फॉर डिलीवरी देते हैं या डिलीवरी ऑर्डर देते हैं।
जिसको जो हमारा क्लियरिंग एजेंट है वो किसको दे देगा, कैप्टन को। और कैप्टन के लिए वो एक ऑर्डर होता है कि भी आप जितने भी इसमें गुड्स मेंशन है वो इस बंदे को दे दो। क्लियर, तो हमने ये ले लिया। उसके बाद अब हमारा क्लियरिंग एजेंट टेकिंग डिलीवरी ऑफ गुड्स, उसके बाद वो हमारे गुड्स की क्या कर लेगा, डिलीवरी ले लेगा, क्योंकि कैप्टन को ऑर्डर मिल गया है कि भी इनके इतने गुड्स हैं और वो आप इन्हें डिलीवर कर दो। तो अब क्लियरिंग एजेंट क्या करेगा, उनकी डिलीवरी ले लेगा। डिलीवरी लेने के बाद अगर वो सारे डॉक्यूमेंट से जो भी पोर्ट अथॉरिटीज़ हैं वो उनसे सेटिस्फाई हैं तो वो आपके जो भी गुड्स हैं उनको इमीडिएटली आपको डिलीवर कर देंगे। लेकिन अगर आपने उनका स्पेसिफिक टाइम होता है कि भी जितने टाइम में आपको वहाँ से निकालना है, अगर आप उतनी जल्दी उनकी डिलीवरी नहीं लेते तो आपके ऊपर एक फ़ाइन भी लगता है। उस फाइन को हम बोलते हैं डीमूरेज। डीमूरेज एक फ़ाइन है। अगर आपने उनके वेयर हाउस में से या जो भी पोर्ट का टाइम है कि भी इतने टाइम में आप अपने गुड्स को यहाँ से निकाल लो, अगर आपने उस टाइम लिमिट के अंदर अपने गुड्स को वहाँ से नहीं निकाला पोर्ट के अंदर से, तो आपके ऊपर एक फ़ाइन लगता है जिसे हम डीमूरेज बोलते हैं। क्लियर। उसके बाद है सेल ऑफ गुड्स बिफोर टेकिंग डिलीवरी। लेकिन अभी दो केसेस हैं, या तो आप अपने गुड्स की डिलीवरी लेना चाहते हो इंडिया में ही, अगर आपको सेल करना है या आपको यूज़ करना है उन गुड्स को। एक ऑप्शन हो सकता है कि भी इंपोर्टर ने क्या पता उन्हें पहले ही सेल कर दिया हो किसी और को, तो यहाँ सेल ऑफ गुड्स बिफोर टेकिंग डिलीवरी, मतलब यहाँ डिलीवरी से पहले ही उन गुड्स को पहले ही इंपोर्टर बेच चुका है, तो उसकी डिलीवरी लेने की तो ज़रूरत है नहीं। तो अब क्या है, ही वॉन्ट्स द परचेजर हिमसेल्फ टेक्स द डिलीवरी। अब वो चाहता है कि भी जिसने उसको बेचे हैं वही उनकी डिलीवरी ले ले। उसके लिए हमें क्या करना है कि भी क्लियरिंग एजेंट को हम बोलेंगे जितना भी इसको देना है वो उसको उतने गुड्स उसको दे देगा जो भी परचेज़र है। अगर आधा अमाउंट है गुड्स का जो हमें रिसीव करना है तो क्लियरिंग एजेंट आधी गुड्स तो खुद रिसीव कर लेगा और आधी गुड्स जो भी हमारा परचेज़र है उसको दे देगा। क्लियर। उसके बाद कीपिंग द गुड्स इन बॉन्डेड वेयर हाउस। लेकिन कई बार क्या होता है, ना तो हम गुड्स किसी को बेचते और ना हम उन गुड्स की अभी डिलीवरी लेना चाहते। अगर आप उनकी डिलीवरी नहीं लेना चाहते तो आप क्या कर सकते हैं, जो भी हमारे पोर्ट होते हैं, पोर्ट पे बॉन्डेड वेयर हाउस होते हैं जो गवर्नमेंट के भी वेयर हाउस होते हैं, आप क्या कर सकते हैं, अगर इंपोर्टर अभी भी इस पोजीशन में नहीं है कि वो कस्टम की ड्यूटीज़ को या चार्जेस को अभी पे कर सके, मतलब वो नहीं चाहता कि भी अभी मैं पे कर सकता हूँ कस्टम ड्यूटीज़ को या अभी मेरे को डिलीवरी लेनी है, तो वो बॉन्डेड वेयर हाउस में अपने गुड्स को रखवा सकता है। और बॉन्डेड वेयर हाउस के लिए जो हमारा क्लियरिंग एजेंट है उसको क्या करना पड़ेगा, एक डॉक वारंट भरना पड़ेगा। डॉक वारंट वो भरेगा, उस डॉक वारंट के बेसिस पे आपके जो गुड्स हैं जो आप नहीं अभी डिलीवरी लेना चाहते या अभी आपके पास इतने पैसे नहीं हैं कि भी आप कस्टम ड्यूटी वगैरह पे कर सकें, तो वो आपके चले जाएंगे किसमें, बॉन्डेड वेयर हाउस में। और जब आप पेमेंट कर दोगे कस्टम ड्यूटी की, डॉक ड्यूज़ की, उसके बाद आप उनकी क्या ले सकते हैं, डिलीवरी ले सकते हैं। उसके बाद है लोडिंग द गुड्स। अगर उसी टाइम आपको डिलीवरी लेनी है, बॉन्डेड वेयर हाउस में नहीं रखवाने, तो आपका जो क्लियरिंग एजेंट है उनकी गुड्स की डिलीवरी के लिए उनकी क्या करेगा, लोडिंग। या तो वो बाय रोड या हम कह सकते हैं रोड के थ्रू या रेल ट्रांसपोर्ट के थ्रू आपके गुड्स को क्या करवाएगा, लोड करवाएगा ताकि वो इंपोर्टर तक पहुंच जाए। तो क्लियरिंग एजेंट का काम यही है कि या तो उनकी डिलीवरी लेके अगर अभी डिलीवरी नहीं लेनी तो उन्हें बॉन्डेड वेयर हाउस में करवा दें, या फिर क्या करवा सकता है, उनकी लोडिंग करवा के इंपोर्टर तक भेज दें। उसके बाद जब आपके एरिया में लोकल वो रोड ट्रांसपोर्ट से या रेल ट्रांसपोर्ट से गुड्स पहुंच जाएंगे, अब काम किसका है, इंपोर्टर का। टेकिंग द डिलीवरी फ्रॉम रेलवे और ट्रांसपोर्ट। अब उसका काम है कि भी अगर रेलवे के थ्रू आई हैं तो रेलवे स्टेशन से जाके अपनी गुड्स को रिसीव कर ले, और बाय रोड आई हैं तो बाय रोड जो भी ट्रांसपोर्टर है उससे अपने गुड्स को रिसीव कर ले। लेकिन जब आपके लोकल एरिया में गुड्स आती हैं फॉरेन कंट्री से, तो उन पे वहाँ भी एक टैक्स लगता है जिसको हम बोलते हैं ऑक्ट्रॉय ड्यूटी। क्लियर। ये लोकल टैक्स है आपके एरिया का। अभी अब तक आपने कस्टम ड्यूटी दी है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दी है, डॉक ड्यूज़ दिए हैं, डॉक ड्यूज़ के बाद अगर वेयर हाउस में रखा है तो बॉन्डेड वेयर हाउस का किराया दिया है। लेकिन अगर आपने उनकी डिलीवरी ले ली, आपके एरिया में गुड्स आ गई, तो आपको एक पेमेंट करनी पड़ेगी ऑक्ट्रॉय ड्यूटी की। जब आपके टाउन में लोकल, जहाँ आपका लोकल एरिया है वहाँ आपके गुड्स पहुँच जाते हैं, तो जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होती है, जो लोकल आपकी गवर्नमेंट है, वो एक टैक्स बनाती है, लगाती है गुड्स पे, जिसे हम बोलते हैं ऑक्ट्रॉय ड्यूटी। उसकी आपको पेमेंट करनी है। लेकिन कुछ आइटम्स या गुड्स ऐसी होती हैं जो ऑक्ट्रॉय ड्यूटी से एग्जम्प्ट होती हैं। अगर ऐसी है तो आप विदाउट
ऑक्ट्रोई ड्यूटी पे करे आप अपनी गुड्स को रिसीव कर सकते हैं। तो ये हमारा था पूरा प्रोसेस कि भी आप कैसे किसी भी फॉरेन कंट्री से कोई भी आइटम इंपोर्ट कर सकते हो इंडिया में। और इसके साथ साथ ही हमने देखा कि भी क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। अगर हम डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो ये देखो, डॉक्यूमेंट में आपने देखा सबसे पहले हमने लिया इंपोर्ट लाइसेंस। इंपोर्ट लाइसेंस के बाद हमने बनवाया लेटर ऑफ क्रेडिट अपने बैंक से, ताकि हम एक्सपोर्टर को भेज सकें और वो सेटिस्फाई हो जाए पेमेंट को लेके। फिर हुआ बिल ऑफ लेडिंग, जब हमारे फॉरवर्डिंग एजेंट ने शिप में अपने गुड्स को रखवा दिया इंडिया में आने के लिए, तो उसे बिल ऑफ लेडिंग मिला होगा। फिर उसने तैयार किया उसके बेसिस पे इनवॉइस, जैसे हम बोलते हैं बिल तैयार किया। फिर इंडिया में आने के बाद कस्टम ड्यूटी पे करने के लिए हमने भरा बिल ऑफ एंट्री। बिल ऑफ एंट्री के बाद हमने भरा डॉक चलान, डॉक ड्यूज़ के लिए। फिर अगर हमने बॉन्डेड वेयर हाउस में रखना है तो डॉक वारंट। इंडेंट होता है हमारा ऑर्डर, जो हमने ऑर्डर प्लेस किया था इंटरनेशनल लैंग्वेज में। बिल ऑफ एक्सचेंज, जो हमारे बिहाफ पे मतलब हमने या हमारे बैंक ने एक्सेप्ट किया था। मेराइन इंश्योरेंस पॉलिसी, क्योंकि जब शिप के थ्रू कोई भी आइटम्स आती हैं तो उनमें रिस्क होता है, तो मेराइन इंश्योरेंस पॉलिसी जो हमारे फॉरवर्डिंग एजेंट ने ली थी। एडवाइस लेटर टू इम्पोर्ट ट्रेडर, अगर हमारे डॉक्यूमेंट्स एक्सपोर्टर ने बैंक में भेजे हैं तो वो इंपोर्टर को क्या भेजता है, एडवाइस लेटर, कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने बैंक में भेज दिए हैं, वहाँ से आप कलेक्ट कर लो। बिल ऑफ साइट, अगर हमें ये नहीं पता कि भी कितने का गुड्स का अमाउंट है, क्या अमाउंट की गुड्स हैं, तो बिल ऑफ एंट्री की जगह हमने क्या भरा था, बिल ऑफ साइट, कस्टम ड्यूटी पे करने के लिए। फिर है डिलीवरी ऑर्डर, ये कौन बनाता है, शिपिंग कंपनी का ऑफिसर, ताकि हम जो भी शिप का कैप्टन है उससे अपने गुड्स को रिसीव कर सके। वो डिलीवरी ऑर्डर होता है कैप्टन के लिए कि भी आपको ऑर्डर दिया जाता है इनको ये गुड्स डिलीवर कर दो। रेलवे रिसिप्ट, अगर क्लियरिंग एजेंट आपकी गुड्स को रेलवे के थ्रू या ट्रांसपोर्ट के थ्रू भेजता है, तो रेलवे के थ्रू भेजेगा तो रेलवे की रिसिप्ट होगी, और ट्रांसपोर्ट के थ्रू भेजेगा तो बिल्टी होती है, बिल्टी के थ्रू वो भेजेगा, तो ये बिल्टी या रेलवे रिसिप्ट होती है जब आपका क्लियरिंग एजेंट आपको गुड्स को डिलीवर करता है। तो ये हमारे 14 मेन डॉक्यूमेंट्स थे जो इंपोर्ट ट्रेड में यूज़ किए जाते हैं। इनको हमने यहाँ समझ भी लिया कि भी कहाँ किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, कैसे कैसे कौन से डॉक्यूमेंट्स तैयार किए जाते हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने इंपोर्ट ट्रेड प्रोसीजर एंड डॉक्यूमेंट्स को पढ़ा। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं हरियाणा में, तो हरियाणा में ये क्वेश्चन मोस्टली पूछ लिया जाता है, एस्टेट में भी पूछ लिया जाता है, HPSC में भी पूछ लिया जाता है स्क्रीनिंग के टाइम पे। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिशा क्लासेस। और अगर वीडियोज़ और कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिशा क्लासेस।